हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 164 का प्रॉब्लम नंबर 3, ट्विस्टेड मिरर पाथ काउंट। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे बात बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये यूनिक पाथ का प्रॉब्लम है। ठीक है, यूनिक पाथ। अगर आपने यूनिक पाथ वाला प्रॉब्लम कर रखा होगा लीड कोड पे तो आपको ये प्रॉब्लम भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ये उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या था कि आपको यहाँ से शुरू करना था और यहाँ तक पहुँचना था और बताना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ़ वेज से आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं। देखो, यहाँ से इधर पहुँच सकते हो, यहाँ से यहाँ पे पहुँच सकते हो, फिर ऐसे जाके पहुँच सकते हो, ऐसे पहुँच सकते हो, ऐसे 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 टर्न्स लेके पहुँच सकते हो, है ना। बहुत सारे वेज हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। ये बोल रहा है कि जब आप वन पे पहुँचोगे ना, जैसे मान लो यहाँ से आपने शुरू किया, तो अगर आप वन पे पहुँचे तो वन पे ना मिरर रखा हुआ है और ये मिरर आपको रिफ्लेक्ट करके कहाँ डाल देगा। अगर आप पहले से राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो वो आपको डाउन ले आएगा, यहाँ ले आएगा। और अगर आप पहले से डाउन की तरफ मूव कर रहे हो, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो वो आपको राइट में ले आएगा। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, बट मैं आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझाऊंगा। पहले मैं आपको यूनिक पाथ ही समझाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फॉलोअप कैसे काम कर रहा है वो समझाऊंगा। देखो, जो यूनिक पाथ है ना, उसमें अभी आप ये सोचो कि आपको ये मिरर वगैरह नहीं दे रखा, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के पाथ्स को निकालना है। अब सबसे पहले ये प्रॉब्लम डीपी की है, ये तो आपको पता चल गया होगा ये प्रॉब्लम डीपी की है। पर ये प्रॉब्लम डीपी की कैसे है देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो आप। ठीक है, ऐसे ही होगा 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1 एंड 2,2। तो इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं। अब मैं ये बात कैसे क्लेम कर रहा हूँ कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स बन रही है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं 0,0 पे इनिशियली खड़ा हो रखा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से किधर जा सकता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन में मैं या तो राइट जा सकता हूँ या तो डाउन जा सकता हूँ। तो देखो, मैं 0,1 पे जा सकता हूँ, नहीं तो मैं मैं 1,0 पे जा सकता हूँ। ठीक है, ये दो ही चॉइस है मेरे पास। अब देखो मैं किधर जा सकता हूँ, 0,1 पे आ गए, मान लो यहाँ पे आ गए। अब किधर जा सकता हूँ, अब यहाँ से मैं जा सकता हूँ 0,2 पे, या फिर मैं जा सकता हूँ 1,1 पे। सही है, 1,0 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1,0 से मैं जा सकता हूँ 1,1 पे और 2,1 पे। आप सोच रहे हो ये सब मैं क्यों बना रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब 0,2 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 0,2 से मैं कहीं नहीं जा सकता, बस नीचे जा सकता हूँ, राइट नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो 1,2 हो जाएगा। 1,1 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 1,1 से मैं जा सकता हूँ 1,2 एंड 2,1। ठीक है, सेम इधर भी 1,2 एंड 2,1 एंड 2,1 से मैं किधर जा सकता हूँ, 2,1 कहाँ है, 2,1 ये रहा, ये रहा। ठीक है, 2,1 ये है। तो 2,1 से मैं जा सकता हूँ 2,2। बिल्कुल। तो देखो, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ ना सही से, तो ये देखो 1,2 भी देख ही लेते हैं। 1 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक है, 1,2 से मैं क्या कहाँ जा सकता हूँ, इधर तो जा नहीं सकता, इधर ही जाना पड़ेगा, इधर नहीं जा सकता, नीचे ही जाना पड़ेगा। तो 2,2 जा सकता हूँ, यहाँ से भी 2,2 जा सकता हूँ, और 2,1 से 2,2 जा सकता हूँ, 1,2 से 2,2 जा सकता हूँ, और 2, क्या है ये, 2,1 है क्या, हाँ 2,1 है। तो 2,1 से ही मैं कहाँ जा सकता हूँ, 2,2 जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं फाइनली सारे पाथ से 2,2 पहुँच गया। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पाथ हुई, ये देखो, ये वाला एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया। तो हमें यही निकालना है कि इसमें हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं, ठीक, कितने नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास इस सेल तक पहुँचने के लिए। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 1,1 यहाँ भी है, 1,1 यहाँ पर भी है। तो ये बार बार इवेल्युएट हो रहा है ना। 1,1 के लिए सेम पाथ ये रहा, बिल्कुल पूरा पाथ सेम है। देखो ये पूरा पाथ सेम है। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम सब प्रॉब्लम्स को एक बार ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बाकी उसके आंसर को कहीं पे स्टोर करके उसको जब दोबारा वो सेम प्रॉब्लम आए तो उसमें यूज़ करते हैं, डायरेक्ट दोबारा दोबारा इवेल्युएशन नहीं करते। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम डीपी बोलते हैं, ये टेक्निक है जो डीपी बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें जो गेम है वो पूरा रिकर्जन का गेम है। अब मैंने रिकर्सिव ट्री बनाई है तो रिकर्जन तो लगेगा ही इसमें। अब रिकर्जन कैसे काम कर रहा है इसके अंदर मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मान लो मैं 0,0 पे हूँ, 0,1 पे जा सकता हूँ, 0,1,0 पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं। और आपने देखा होगा कि इंक्लूड एक्सक्लूड वाला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। ये डीपी ऑन ग्रिड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं
हमारे पास इसमें दो चॉइसेस हैं, या तो राइट जाओ या तो डाउन जाओ। तो दोनों चॉइसेस को कंसिडर कर लेंगे। अगर राइट से मुझे वेज मिलते हैं और डाउन से मुझे वेज मिलते हैं, मान लो मुझे राइट से 4 तरीके मिले जाने के और डाउन से मुझे 5 तरीके मिले, तो टोटल कितने तरीके मिले? टोटल मुझे 9 तरीके मिले ना, 9 तरीके मिले। अब आप सोच रहे हो क्या राइट जाके 4 तरीके डाउन, कुछ समझ नहीं आया। राइट जाके जाने का मतलब है कि राइट जाके फिर आप डाउन गए, राइट गए, फिर डाउन गए, राइट गए, आपने कुछ 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 पॉसिबिलिटी लगाई और आप यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, और फिर वहाँ से क्या रिटर्न होगा? जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ से जो मेरा रिकर्जन है ना, वो 1 रिटर्न करेगा कि यहाँ पे मुझे एक पाथ मिल चुका है। 1 रिटर्न करने का मतलब होता है एक पाथ मिल चुका है। और जैसे ही आउट ऑफ बाउंड जाएगा तो वहाँ पे मैं रिटर्न करवाऊंगा 0। 0 क्यों रिटर्न करवाऊंगा? क्योंकि जो अभी आप पाथ ट्रैक कर रहे हो ना, वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचाने वाला है। तो ये जो वे है गलत है, तो यहाँ से नंबर ऑफ वेज जो मिल रहे हैं वो 0 हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक पहुँचने की कंडीशन क्या होगी, आप मुझे ये बताओ। कंडीशन होगी जब मेरा जो रो है वो बराबर हो जाएगा m-1 के, और एंड जो कॉलम है वो बराबर हो जाएगा n-1 के। अगर मेरी ये कंडीशन होगी तो मैं क्या करूँगा? रिटर्न कर दूंगा किसको? 1 को, कि मेरा एक पाथ तो मुझे मिल चुका है। और ये एक एक पाथ जो रिटर्न होता जाएगा, मान लो मैंने ये पाथ एक्सप्लोर किया ऐसे करके, मुझे यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद ये पाथ एक्सप्लोर किया, यहाँ से मुझे 1 रिटर्न हुआ। तो ये सारे 1 को मुझे क्या करना है? एक्यूमुलेट करना है। ये सारे 1 को मुझे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? प्लस करता जाऊँगा। तो सिंपल इसमें 2 ही स्टेप्स हैं, वेज प्लस इक्वल टू। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, वेज में मैं प्लस करूँगा। किसको प्लस करूँगा? यहाँ पे मान लो मेरा सॉल्व फंक्शन है। आपने ये प्रॉब्लम अगर पहले किया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। अपने ग्रिड को पास तो कर ही देंगे, और साथ में क्या पास करेंगे? एक बार रो +1 कर देंगे, और एक बार क्या करेंगे? सेम ही चीज़ को रो को एज इट इज़ रखेंगे और कॉलम +1 करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रो +1 करके हम क्या कर रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, और कॉलम +1 करके हम राइट जाने वाली पॉसिबिलिटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ है ये। और इन दोनों, और फिर ये दोनों वेज देखो ऑटोमेटिकली प्लस हो रहे हैं, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे वेज। या आप इसको एक अलग आंसर में निकाल सकते हो, इसको आप अलग आंसर में निकाल सकते हो, और फिर रिटर्न कर दो दोनों को प्लस करते हुए। ठीक है, वो भी तरीका सही है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए इसके अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया कि चलो नॉर्मल अगर यूनिक पाथ वाला क्वेश्चन है तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें मिरर दे रखे हैं। मिरर मतलब कि जहाँ पे ग्रिड की वैल्यू 1 है वहाँ पे मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखो। तो सबसे पहले इसने बोला क्या है? इसने बोला है अगर आप राइट से आ रहे हो पहले तो आपको डाउन जाना है, और अगर आप डाउन से आ रहे हो, अगर आप डाउन जा रहे हो तब आपको मिला है 1, तो आपको राइट मुड़ जाना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं राइट से आ रहा हूँ या फिर डाउन से आ रहा हूँ। ऑब्वियस है ये। अगर मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊँगा मुझे डाउन जाना है या फिर राइट जाना है? अगर मुझे पता चल जाए किसी तरह कि मैं राइट से आ रहा हूँ या डाउन से जा रहा हूँ, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को भी ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ? मैं इसके लिए एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूँगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन होगा 0 और 1 में, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो ही चॉइसेस हैं। देखो, राइट जा सकते हैं तो डाउन डाउन जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन में हो गया 0 और 1। 0 मैं मान के चलूँगा, अगर वो राइट जाता है तो 0 साइन उसको डिनोट करेगा, अगर डाउन जाता है तो 1 उसको डिनोट करेगा। ठीक है, तो राइट को मैंने 0 मान लिया, डाउन को मैंने 1 मान लिया, बिल्कुल। और अब मैं डायरेक्शन को चेंज भी करता रहूँगा। मैं आपको इसे कोड से अच्छे से समझा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऐसे इसको समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम। देखो, सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपको मैं ये सॉल्व वाला फंक्शन समझा देता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व वाला फंक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिड है, करंट रो है, करंट कॉलम है, डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन मैंने नया वेरिएबल बनाया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरी सबसे पहली बेस कंडीशन है आंसर को निकालने के लिए कि अगर m-1 हो जाए रो और कॉलम n-1 हो जाए, दोनों एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तभी मैं कंसिडर करूँगा कि वो मेरी ग्रिड पर एक साथ पहुँचे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पता रो ये हो जाए और कॉलम ये हो जाए ना, मतलब कॉलम 1 और रो तो 2 हो गया, रो तो m-1 हो गया, बट कॉलम नहीं हुआ। तो वो कंसिडर नहीं करना, रो और कॉलम दोनों यहाँ पे होने चाहिए। तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। और रो अगर लेस देन 0 हो जाए, कॉलम लेस देन 0 हो जाए, रो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m, कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू n, इनमें से कोई सा भी अगर एक भी ट्रू हो जाए तो मैं 0 रिटर्न कर दूँ, क्योंकि ये चारों के चारों जो है वो आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, समझेंगे इसे बाद में। अभी आप देखो, मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, सिंपल एक वेरिएबल बनाया है, वेज इक्वल टू 0। लॉन्ग इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें हमें ऐड करना है, तो मे बी आंसर वेरी लार्ज हो सकता है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेज एक लॉन्ग टाइप का बनाया है। और मैंने पहले ही पूछ लिया है, भाई मुझे बता दो कि मेरा जो करंट एलिमेंट है ग्रिड के ऊपर वो 1 है या फिर 0 है। मुझे पता तो होना चाहिए ना
इवेलुएट करने से पहले कि मैं मिरर पे खड़ा हूँ या फिर नहीं खड़ा हूँ। अगर मैं मिरर पे हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं मिरर पे आ गया हूँ, मान लो ये मिरर है और मैं मिरर पे आ चुका हूँ, ठीक है, तो मिरर पे आने के बाद मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। बताओ मैं ऐसे आया हूँ या ऐसे आया हूँ, है ना। तो डायरेक्शन इक्वल टू अगर ज़ीरो होगी तो मतलब क्या है कि मैं राइट में मूव कर रहा था, ठीक है, मैं राइट में मूव कर रहा था। और अगर राइट में मैं मूव कर रहा था तो मुझे किधर जाना है, मुझे डाउन जाना है। तो डाउन जाने के लिए क्या करेंगे, डाउन जाने के लिए करेंगे रो में +1, ठीक है। तो देखो क्या होगा, और हाँ, डाउन में जाने के लिए रो में +1 तो करेंगे ही, और साथ में डायरेक्शन देखो चेंज हो गई, अब डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो चुकी है। तो मैंने सॉल्व को कॉल किया, कुछ ऐड नहीं किया वेज के अंदर, वेज इक्वल टू लिखा है जस्ट, और सॉल्व को कॉल किया है, ठीक है। ग्रिड एज इट इज़ रहेगा, रो +1 कर दिया क्योंकि मुझे उसको डाउनवर्ड मूव कराना है, कॉलम को एज इट इज़ रहने दिया, और डायरेक्शन को क्या किया, चेंज कर दिया। अगर 0 थी तो 1 हो जाएगी, अगर राइट मूव कर रहा था तो डाउन मूव करने लगेगा। एल्स कंडीशन लिखी है कि अगर डायरेक्शन 1 हुआ तो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 1 हुआ तो यहाँ पे रो को एज इट इज़ रहने देंगे और कॉलम को +1 कर देंगे, क्योंकि इस बार हम डाउन मूव कर रहे हैं, 1 डायरेक्शन के 1 होने का मतलब, और हमें उसको क्या करना है, राइट में भेज देना है। और राइट में भेज देंगे तो ये डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो ग्रिड है, रो कॉलम +1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को क्या किया, फ्लिप कर दिया, और कॉलम को +1 कर दिया ऐसे मूव करते हुए। तो ये तो हो गई जब हम मिरर पे आ गए। अब मान लो मिरर पे नहीं है, नॉर्मल है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। आप इसको या तो ऐसे कर सकते हो, बहुत लोग इसमें सुटेबल नहीं होते तो वो यहाँ पे एक आंसर 1 बनाते हैं, आंसर 2 बनाते हैं, एंड दोनों को ऐड ऑन करके रिटर्न कर देते हैं। तो वो भी तरीका बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे वेज प्लस इक्वल टू मेरे को ज़्यादा प्रेफरेबल लगा, क्योंकि इसमें सब में वेज वेज कॉल हो जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने इसमें एक्यूमुलेट कर लिया, यहाँ से मेरा जो भी आंसर आएगा ना, 1 या फिर 0, वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तभी तो बता पाएंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है। और फिर सेम एक बार हमने यहाँ पे रो +1 करके क्या किया, रो +1 करके हमने डाउनवर्ड मूव किया। तो डाउनवर्ड मूव करते हुए डायरेक्शन क्या है, 1 है, तो मैंने उसको 1 ही रहने दिया। और कॉलम वाइज मूव करते हुए मैं राइट मूव कर रहा हूँ कॉलम +1 के लिए, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है राइट, तो मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। लास्टली मैंने वेज को रिटर्न किया है सिंपली। अब ये सब क्या है मैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डीपी अरे बनाई है, क्लास वेरिएबल। एज अ क्लास वेरिएबल क्यों बनाई, क्योंकि मुझे उसे बार बार फंक्शन में पास ना करना पड़े, ठीक है। इंट एम, और यहाँ इंटीजर टाइप का इसलिए बनाया, इंट टाइप का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर मुझे इंट टाइप का बनाता ना तो मेरे को इसमें -1 शो करवाना पड़ता बार बार, और यहाँ पे मुझे 3 फॉर लूप चलाने पड़ते। तो मुझे इंटीजर ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नल वैल्यू स्टोर होती है, तो मैं उसका बेनिफिट ज़रूर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टैटिक इंट मैंने इसलिए बनाया मॉड, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा आंसर भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि मुझे उसका मॉड कर देना है, ठीक है, इस नंबर के साथ, अगर मुझे ज़्यादा बड़ा आंसर मिलता है तो। और यहाँ पर देखो इंट mn क्यों बनाया, देखो मैंने यहाँ पे mn भी इसके अंदर पास नहीं किया पर यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये इसको कैसे पहचान रहा है, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है और इनकी वैल्यू कहाँ डिफाइन है, इसके अंदर है। दिस किसको रेफर करता है, दिस क्लास वेरिएबल को रेफर करता है। दिस डॉट एम इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ, दिस डॉट एन, ये वाला एन में ये वाली वैल्यू डाल दो। एंड डीपी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। 3D डीपी क्यों बनाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका। 3D डीपी क्यों बनाई, क्योंकि मैंने आपको अपनी डीपी वाली वीडियोस में बता रखा है कि हम 2D डीपी बनाएंगे या 1D डीपी बनाएंगे या 3D डीपी बनाएंगे या 4D डीपी बनाएंगे। ये कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे रो चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है ना, फंक्शन कॉलिंग में रो और कॉलम दोनों चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, 0 to 1 एंड 1 to 0। तो यहाँ पे 2 साइज़ का ही काफ़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साइज़ का बनाया है, एम और एन, ठीक है। 2D 3D डीपी कुछ भी नहीं होता, आप लोग इससे वो मत होना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जितने पैरामीटर्स भी चेंज हो आप उतने लेवल की डीपी बना दो, डीपी एरे बना दो और उनको स्टोर करवा दो, ठीक है। ये बस इसलिए होता है ताकि यूनिकनेस मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे सॉल्यूशन की। और यहाँ पर देखो डीपी मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस कंडीशन के नीचे पूछ लिया है कि अगर इसके अंदर कुछ स्टोर्ड है, नल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पहले से नल वैल्यू होती है, तो ये रिटर्न करवा दो। मतलब इसके लिए इवेल्युएशन हो चुका है ना। फॉर दिस रो दिस कॉलम एंड दिस डायरेक्शन इवेल्युएशन हो चुका है। अगर इसके अंदर नल नहीं है तो मुझे उसे बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने अवॉइड किया है अपने ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को। और एट लास्ट मैंने क्या किया, एट लास्ट मैंने स्टोर करवा दिया है डीपी एरे के अंदर इन वैल्यूज़ के अंदर इस वाले आंसर को, ताकि मैं उसे बाद में रिट्रीव कर सकूँ, निकाल सकूँ। वेज जो है मेरा लॉन्ग टाइप का है, मैंने यहाँ पे मॉड इसलिए किया है क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा आंसर है तो मॉड होके वो आंसर आ जाए जो हमें आंसर चाहिए। और यहाँ पर मैंने टाइप कास्टिंग करके इसको इंट कर दिया है क्योंकि मुझे इंट डेटा टाइप में रिटर्न करना है आंसर को, ठीक है।
क्योंकि वो लॉन्ग था ना, तो मुझे इंट में रिटर्न करना है। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो आपको पता होगा कि मेमोराइज कर देने के बाद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ m/n, क्योंकि हर एक पॉसिबल जो सेल होता है वो एक ही बार इवेलुएट हो रहा होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी होती है बिग O ऑफ m/n, बिकॉज ऑफ जो हमने डी पी एरे बनाई है वो। और यहाँ पे 3D डी पी एरे है, तो यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 2 जो है कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसको हटा दिया है और m/n लिखा हुआ है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।